ओके। तो 11th क्लास केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी तक हमने 2 लेक्चर्स में जो पढ़ा पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में आज नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने सबसे पहले तो एटम को डिफाइन किया कि क्या होता है एटम। फिर एटम के अंदर जो एटम के लिए डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स पढ़े हमने। फिर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी क्या थी? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जो कैथोड रे की नेचर है वो गैस जो यूज की जा रही है ट्यूब के अंदर और जो इलेक्ट्रोड यूज किए जा रहे हैं उनकी नेचर पे डिपेंड नहीं करता, और वहीं से ही सब एटॉमिक पार्टिकल की तरह इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, मिलिकन मूरी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला। जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट से चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लिया था। फिर आया एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उसमें वोल्टेज को और ज्यादा हाई किया गया तो हमें ऐसी रेज मिली जो एनोड से निकलते हुए कहाँ जाती है? कैथोड की ओर। इनको एनोड रे बोला गया। इनको जब क्लोजली इंस्पेक्ट किया गया इनके बारे में तो ये पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज आयन से मिलके बनी हुई होती है। तो यहाँ पर जो नेचर है एनोड रे की वो इलेक्ट्रोड्स पे और किस पे? गैस के मीडियम पे डिपेंड कर रही थी, और उससे क्या पता चला कि जो ये एनोड रे है वो किससे मिलके बनती है? पॉजिटिव चार्ज आयन से मिलके बनती है। और इनके लिए अपने चार्ज टू मास रेशियो निकालना शुरू किया तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये चार्ज टू मास रेशियो क्या आता है? मैक्सिमम आता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का मास क्या होगा? मिनिमम होगा। और हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? प्रोटॉन की तरह बिहेव करेगा। और प्रोटॉन की तरह बिहेव करेगा तो जो प्रॉपर्टी H प्लस आयन की है वही प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है? हाइड्रोजन की हो जाती है, प्रोटॉन की हो जाती है। प्रोटॉन पे चार्ज, प्रोटॉन का मास निकाला, और यहाँ पर एक कंक्लूजन ये निकला कि इलेक्ट्रॉन तो देखो इजीली अवेलेबल थे लेकिन प्रोटॉन इजीली अवेलेबल नहीं होते। अभी इसके बाद जो भी मॉडल्स थे वो सारे इसी बात पे दिए गए कि इलेक्ट्रॉन हमारा इजीली अवेलेबल होना चाहिए, प्रोटॉन इजीली अवेलेबल नहीं होता। फिर आया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1905 1932 में जेम्स चैडविक ने किया। क्या किया गया था? अल्फा रेज को बेरिलियम की शीट पे अटैक कराया गया तो पता चला कि वहां पे हम कार्बन एटम मिल रहा है। फिर मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल से ये पता चला कि एक और एक्स्ट्रा पार्टिकल यहाँ पे रिलीज हो रहा है जिसको न्यूट्रॉन नाम दिया गया, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। फिर अलग अलग एटम्स के मॉडल दिए गए। एक सबसे पहला मॉडल जे थॉमसन मॉडल, फिर रदरफोर्ड मॉडल, फिर नील्स बोहर मॉडल, और फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। जे थॉमसन मॉडल क्या था? प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज शेल में इलेक्ट्रॉन फैले हुए रहते हैं, है ना। फिर इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को इंप्रूव करने के लिए हम नेक्स्ट कौन सा मॉडल पढ़ेंगे? रदरफोर्ड मॉडल। तो नेक्स्ट आज अपन पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड्स गोल्ड शीट एक्सपेरिमेंट। आज अपन पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स गोल्ड शीट एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का जो गोल्ड शीट एक्सपेरिमेंट है उसे पढ़ते हुए रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया, न्यूक्लियस मॉडल, उसे अपन समझेंगे। रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल आया उसे अपन समझेंगे, ठीक है। और ये जो मॉडल देने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? इस एक्सपेरिमेंट का नाम है गोल्ड शीट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे रदरफोर्ड ने एक गोल्ड की बहुत बड़ी शीट ली और उस गोल्ड की शीट पे अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराई, है ना। सबसे पहले तो अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई एनर्जी का पार्टिकल होता है ना। इसका सिंबल क्या होता है? 2He4+2। हीलियम में से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं,
हीलियम जो एटम है हमारा, जब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसके पीछे जो हीलियम का आयन बना, He+2 आयन, वही क्या होता है हमारा अल्फा पार्टिकल होता है। एक्चुअल में क्या होता है, कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर रेडियो एक्टिव एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी होती है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस का इमिशन करते रहते हैं कंटिन्यूसली अपने से, क्योंकि वो स्टेबलाइजेशन एक्वायर करना चाहते हैं। तो यहां से क्या निकलता रहता है, उनमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती है। तो देखो पूरा जो रदरफोर्ड का गोल्ड शीट एक्सपेरिमेंट, उसका सेटअप अपन बनाने वाले हैं। यहां पे हमने लिया एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसी बॉक्स के अंदर। अब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या करेगा, हर डायरेक्शन में खुद से क्या निकलेगा, रेडियो एक्टिव रेज निकलेगा। हर डायरेक्शन में क्या निकालेगा, ये रेडियो एक्टिव रेज, इधर भी इधर भी इधर भी। इस तरह से बहुत सारी रेडियो एक्टिव रेज हर डायरेक्शन में जा रही होगी, जाएगी, है ना। अब इन रेडियो एक्टिव रेज को हम एक सर्टेन डायरेक्शन में भेजना चाहते हैं, कि कोई सर्टेन एक फिक्स डायरेक्शन में भेजना चाहते हैं। तो फिक्स डायरेक्शन में भेजने के लिए हमने क्या किया, यहां पर एक लेड हमने यहां पे क्या किया, लेड का एक शीट लगा दिया। लेड का शीट लगा के उसमें एक होल कर दिया, एक छेद कर दिया। लेड का शीट लगाया और शीट लगाने के बाद उसमें क्या कर दिया, एक होल कर दिया। होल करने से क्या हुआ कि जो अल्फा रेज है उनको एक डायरेक्शन मिल गई। अब केवल अल्फा रेज यहीं से निकलेगी। ये क्या है, लेड शीट है, ये है लेड शीट। लेड की क्या है, ये एक शीट है। लेड का काम क्या होता है, ये एक्सेस में जो अल्फा पार्टिकल्स है उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ना। और ये क्या हो गया, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ये हमारा कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यह है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का काम क्या होता है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस का इमिशन करना। तो ये तो इमिशन जब करेगा, ये किसी भी डायरेक्शन में करता रहेगा, उसमें एक सर्टेन डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल की बीम बनाने के लिए, ये क्या हो गया, हमारी बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये हो गया बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। और बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल को या फिर अपन बोल सकते हैं अल्फा रे। ये क्या होगी, अल्फा रे। अल्फा पार्टिकल्स की एक रेज होगी, जो अल्फा पार्टिकल इधर से सीधा जा रहे हैं। अब इन अल्फा पार्टिकल्स के सामने हम क्या करते हैं, गोल्ड की एक शीट रख लेते हैं। किसकी शीट रख लेते हैं, गोल्ड शीट। एक सामने गोल्ड शीट रख लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये गोल्ड शीट जो होती है, इसकी थिकनेस देखो कितनी होती है। ये गोल्ड शीट है जिसकी थिकनेस होती है 1 माइक्रोमीटर के आसपास। 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर। ये हो गया गोल्ड शीट। ये क्या है, हमारी गोल्ड शीट है, ठीक है। गोल्ड शीट रख लेते हैं, अल्फा जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उनके सामने। गोल्ड शीट का थिकनेस कितना है, 1 माइक्रोमीटर। जैसे आप मिठाइयों के ऊपर चांदी का वर्क लगाते हो, सोने का वर्क लगाते हो ना, तो उसमें चांदी और सोने के वर्क की जो थिकनेस होती है कितनी होती है, बहुत ही कम होती है। हवा से उड़ जाता है, वो इतना हल्का होता है। होता क्या है कि जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स की एक नेचर होती है, मैलिएबल नेचर। मैलिएबिलिटी क्या होती है कि मेटल्स को अपन पीट के क्या कर सकते हैं, बहुत लंबा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर जो है, इनके पास में भी काफी ज्यादा एक्सपेंड होने की एबिलिटी रहती है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गोल्ड लिया, थोड़े से गोल्ड को ऐसे पीटते 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 उसको फैला दिया। तो जो वर्क होता है चांदी के और सोने के, वो वर्क जो है उसी तरह के हैं। उसी वर्क पे क्या किया गया, अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराई गई। अब अल्फा पार्टिकल की जब बॉम्बार्डिंग कराई गई तो देखा गया कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इस गोल्ड शीट को पार करते हैं या नहीं करते हैं, रुक जाते हैं, और किस तरह से पार करते हैं, उस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए एक ग्लास का एक चैम्बर बना लिया गया। उस ग्लास के चैम्बर में हमने क्या डिसाइड किया, हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम ऑब्जर्व करने वाले हैं कि ग्लास के चैम्बर में क्या क्या आने वाला है, जो पार्टिकल्स है वो किस तरह से आएंगे।
तो इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक इस ग्लास के चैम्बर के अंदर वाले पार्ट पे हमने क्या किया, जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिया। किसका? क्योंकि देखो अल्फा पार्टिकल इनविजिबल होता है, उसको देख नहीं सकते। अगर उसको देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई कोटिंग करनी पड़ेगी, कोई हमें फ्लोरोसेंट लगाना पड़ेगा। जिंक सल्फाइड क्या होता है, फ्लोरोसेंट होता है, इसको जिंक सल्फाइड जेडनेस बोलते हैं। ये फ्लोरोसेंट होता है। इनकी खासियत क्या होती है कि इन पे जब भी कोई हाई एनर्जी पार्टिकल आके अटैक करता है तो वो हाई एनर्जी पार्टिकल क्या करता है, स्पार्क पैदा करता है ना। जिंक सल्फाइड की कोटिंग किया। अब क्या होता है, ये अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, अल्फा पार्टिकल यहां से क्या हुआ, ये देखा गया कि जब जिस डायरेक्शन में रेज आ रही है तो जो मोस्ट ऑफ द स्पार्क है वो सामने ही पता मिल रहे थे। जो मोस्ट ऑफ द स्पार्क है, स्पार्किंग जब हो रही थी तो मोस्ट ऑफ द स्पार्क में कहा मिले, जस्ट सामने यहीं पे मिल गए मोस्ट ऑफ द स्पार्क, है ना। लेकिन कुछ स्पार्क क्या हुए, यहाँ पे किनारे पे भी मिले, ठीक है। बहुत ही कम स्पार्क यहाँ पे भी मिले, बहुत ही कम। तो जो हमारा रदरफोर्ड था उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स का जो ट्रेजेक्ट्री है उसको इमेजिन करने की कोशिश की। तो उसने ये देखा कि जो ट्रेजेक्ट्री होगी अल्फा पार्टिकल्स की, वो कुछ सामने होगी, कुछ किसी एंगल पे होगी, है ना, इस तरह से कुछ इस तरफ होगी, और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, वापस अपने इनिशियल पाथ की ओर होगी। तो इस तरह से उसने ऑब्जर्व किया कि ये जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या बता रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो क्या हो रहा है, गोल्ड शीट को आर पार कर दे रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या है, किसी एंगल पे डिविएट हो जाते हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत ही कम वापस किस पे आ जाते हैं, 180 डिग्री वापस पीछे की ओर आ जाते हैं। तो ये उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से उसने क्या प्रिडिक्ट किया, अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी को प्रिडिक्ट किया, और उसी से ही प्रिडिक्शन से ही रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो पहले ये डायग्राम बना लो, फिर उसकी ट्रेजेक्टरी और मॉडल के बारे में खासियत जानते। अब इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने क्या सोचा, क्या प्रेडिक्ट किया कि एटम किस तरह का दिखता होगा। तो उसके लिए उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की। उसने देखा कि गोल्ड के जो एटम्स हैं, मान लो इस तरह से अरेंज कर दिए जाए, इस तरह से गोल्ड के एटम्स हैं, और ये कोई गोल्ड के एटम के अंदर कोई न्यूक्लियस जैसा, यहाँ पे न्यूक्लियस की डेफिनेशन रदरफोर्ड ने दी। तो यहां पर इस तरह से रदरफोर्ड ने एटम्स को प्रिडिक्ट किया कि एटम्स कुछ इस तरह से अरेंज होंगे, और जो अल्फा पार्टिकल आता है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या है, देखो सीधे चले जा रहे थे ऐसे, बिना किसी डिविएशन के, है ना, उनमें कोई डिविएशन क्रिएट हो भी नहीं रहा था। इस तरह से उसने ट्रेजेक्टरी को प्रिडिक्ट किया। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, अपने पाथ से डिविएट होते हैं, और बहुत ही कम, रेयरली ऐसा होता है कि कोई अल्फा पार्टिकल सीधा अपने पाथ को रिपीट करे, उसी पाथ पे वापस आ जाए। तो उसने इस तरह का ऑब्जर्वेशन देखा, है ना। उसी ऑब्जर्वेशन से उसने कुछ कंक्लूजन्स बनाए। तो यहाँ पे अपन एक टेबल बनाएंगे, एक साइड तो रहेगा उस टेबल में ऑब्जर्वेशंस, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस रहेंगे, और इधर रहेंगे उस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस के कंक्लूजन्स। क्या रहेंगे यहाँ पे, कंक्लूजन्स। तो ऑब्जर्वेशंस और उस ऑब्जर्वेशन के कंक्लूजन्स का एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल से अपन रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का, ये था
पहला जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, बिना डिविएशन के सीधे चले जाते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स moves without any deviation. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है बिना डिविएशन के सीधे निकल जाते हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, हरी झंडी क्या किस बात की मिली, इसका कंक्लूजन ये निकला कि भाई साहब अगर अल्फा पार्टिकल मोस्ट ऑफ द पार्ट सीधे निकल जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, अल्फा पार्टिकल को कोई रोकने वाला नहीं है। तो उससे उसने कंक्लूजन क्या बनाया कि आगे रास्ते में कोई रोकने वाला नहीं है, तो एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, एम्प्टी है, खाली है ना। जैसे तोलिया सर जी बहरू जी की गली में अपन जाते हैं तो जाते समय क्या होता है, बहुत सारे लोगों से टकराव होता है ना, तो धीरे धीरे चल पाते हैं। अगर कोई अपन को रोक रहा है इसका मतलब क्या, गली में भीड़ बहुत ज्यादा है। और रात को 12-1 बजे 2 बजे जाओ सुनसान गली, तो उस समय क्या होगा, आप अगर तेजी से बाहर निकल जाओगे बिना किसी से टकराए तो क्या होगा, गली इसका मतलब क्या है, खाली है ना। फड़ बाजार में चले जाओ, वहां पे गोधे घूमते हैं, है ना। तो डिविएशन आता है ना वहां पे, तो गोधा सामने से आ रहा है तो अपन डिविएट हो जाते हैं। तो कब होएगा डिविएशन, यानी कुछ ना कुछ उसको अल्फा पार्टिकल को रोकने वाला या डाइवर्ट करने वाला भी मौजूद है। लेकिन मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अगर सीधे जा रहे हैं तो उसका कंक्लूजन तो क्या है कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो पहला ऑब्जर्वेशन था मोस्ट ऑफ द पार्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। जो एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या होता है, खाली होता है। ये पहला ऑब्जर्वेशन। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, दूसरा ऑब्जर्वेशन था इस रदरफोर्ड के मॉडल में कि कुछ अल्फा पार्टिकल अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट होते हैं। सम अल्फा पार्टिकल शोज डिविएशन, सम अल्फा पार्टिकल्स शोज डिविएशन। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या है, डिविएशन शो करते हैं। अब अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल खुद क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को डिविएट करना है, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करना है, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव। क्योंकि दो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो उसने बोला कि देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो हो चुकी थी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर कहीं ना कहीं तो है, अभी पता नहीं है वो कहाँ है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं एटम के अंदर जरूर मौजूद है। तो ये जो दूसरा ऑब्जर्वेशन था वो ये इंडिकेट कर रहा था, इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एटम, इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एटम। इन एटम ये क्या इंडिकेट करता है, पॉजिटिव चार्ज, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि वेरी वेरी फ्यू, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं, 180 डिग्री पे वापस आ जाते हैं। यानी कि अब रदरफोर्ड ने बताया कि अगर आप 1 लाख पार्टिकल फेंकते हो ना, तो उसमें से कोई एक पार्टिकल क्या आता है, वापस आता है। यानी कि इसका मतलब आप 1 लाख गोलियां चला रहे हो, निशाने पे कितनी लग रही है, एक ही लग रही है। ये कब हो सकता है, जब निशाना क्या हो, बहुत छोटा हो, है ना। जैसे वो एक चाकू वाला गेम देखा है कि भाई मान लो एक निशाना बना दें और निशाने पे अपन को क्या लगाना है, कोई चाकू पे लगाना है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे चाकुओं को एक साथ फेंकेंगे, उसमें से कोई ना कोई एक तो जाके लगेगा ना, उसकी पॉसिबिलिटी है। तो बहुत सारे, अगर जितने ज्यादा चाकू होंगे और उसमें से कम लगने की पॉसिबिलिटी कब होगी, जब हमारे निशाने का साइज क्या होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा। तो रदरफोर्ड ने यहाँ पे क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज तो है एटम के अंदर, पर वो जिस जगह पे है वो बहुत ज्यादा छोटी है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, तीसरा ऑब्जर्वेशन है कि वेरी वेरी फ्यू
वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स। कितने? 1 in 1 लाख, 1 लाख में एक पार्टिकल कोई जो है मूव्स बैक टू ओरिजिनल पाथ, मूव्स बैक टू ओरिजिनल पाथ। बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, 1 लाख में से एक पार्टिकल क्या करता है, अपने ओरिजिनल पाथ पे वापस आ जाता है, जो कि ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटे वॉल्यूम में लाइक करता है, और जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, है ना। पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम lies in a very small volume या small part. This is called nucleus. This is called nucleus. तो इस तरह से रदरफोर्ड ने एटम के अंदर न्यूक्लियस का वर्ड पहली बार यूज किया, कि एटम के अंदर क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, जिस न्यूक्लियस में क्या होगा, एटम का पूरा चार्ज रिजाइड करता है, सारा चार्ज वहीं पर ही रहता है। तो ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन, और ये उन ऑब्जर्वेशंस के कंक्लूजन्स। समझ में आई बात? तुक्के में बातें नहीं बोली उसने कि भाई न्यूक्लियस होता है और छोटे एरिया में होता है, ऐसा नहीं बोला। जे थॉमसन ने तो क्या बोल दिया था कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे एटम में स्प्रेडेड रहता है, पॉजिटिव चार्ज ही क्या बनाता है, शील्ड बनाता है। तो अब जे थॉमसन के अगर अकॉर्डिंग एटम एग्जिस्ट करता तो क्या होते, सारे के सारे अल्फा पार्टिकल ब्लॉक हो जाते, आगे जा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। अल्फा पार्टिकल पे क्या चार्ज है, अपना पॉजिटिव चार्ज है ना। तो अगर पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में शील्ड की तरह स्प्रेडेड रहता, शेल की तरह स्प्रेडेड रहता, तो अल्फा पार्टिकल एटम को क्रॉस भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जे थॉमसन का मॉडल फेल हो गया था ना। तो जे थॉमसन का मॉडल जो है उसकी लिमिटेशंस, जैसा कि हमने देखा, क्या थी कि ये रदरफोर्ड के गोल्ड शीट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यहाँ पे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना डिविएशन के सीधे निकल जाते हैं, होते हैं हालांकि कुछ डिविएट, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज एटम में है। बहुत ही कम, लाखों में से कोई एक पार्टिकल वापस 180 डिग्री पे आ रहा है, इसका मतलब निशाना जिसपे अल्फा पॉजिटिव, जिसपे एटम का पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल निशाना सही ढंग से लग नहीं पा रहा, यानी निशाना क्या बहुत ज्यादा छोटा है। तो उसी से उसने कंक्लूजन निकाला कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटे रीजन में लाई करता है, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस वर्ड जो है पहली बार यहां पर रदरफोर्ड ने दिया। ठीक है, तो फिर रदरफोर्ड के मॉडल के पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, उनको अपन लिख लेते हैं। ये नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, आगे बढ़े। तो ये ऑब्जर्वेशंस और ये कंक्लूजन्स। अब रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, रदरफोर्ड के पॉइंट क्या क्या थे। रदरफोर्ड के पॉइंट ये थे कि कोई भी जो एटम होता है उसके एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। कौन होता है, न्यूक्लियस, जिसमें उस एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज लाई करता है। रदरफोर्ड ने इसे अपना एटम का प्लैनेटरी मॉडल बोला। क्या बोला इसको, प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम बोला, क्योंकि जिस तरह से सन के चारों ओर अर्थ चक्कर निकालती रहती है ना, उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज जो है एटम का, उसके चारों ओर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन चक्कर निकालते रहते हैं। तो इसको बोला प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड ने इसको क्या बोला, प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम बोला, कि इसमें सेंटर पे तो रहता है न्यूक्लियस, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस रहता है, और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो है सन के चारों ओर जिस तरह से अर्थ चक्कर निकालती रहती है, उसी तरह से
इलेक्ट्रॉन जो है वो भी चक्कर निकालते रहते हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए जो इलेक्ट्रॉन चक्कर निकालते रहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गोल गोल इस पे घूमते रहते हैं, चक्कर निकालते रहते हैं ऐसे। तो ये प्लानिटरी मॉडल जो है एटम का किसने दिया, रदरफोर्ड ने। यहां पर क्या क्या पॉइंट्स थे, होल पॉजिटिव चार्ज, होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम लाइज इन न्यूक्लियस। एटम का जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में लाई करता है। ठीक है, दूसरा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड दिस पॉजिटिव चार्ज, दिस पॉजिटिव चार्ज, या फिर अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर निकालते रहते हैं, है ना। और यहां पर दोनों के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा ये फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज पार्टिकल के बीच वाले फोर्सेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। 12th क्लास में ये पढ़ते हैं अपन बहुत डिटेल में, है ना। अभी बस एक नाम ध्यान रखना कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या देता है, सर्कुलर मोशन को करवाने के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स है। कौन सा रिक्वायर्ड फोर्स होता है सर्कुलर मोशन को कराने के लिए, सेंट्रीपिटल। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या काम करता है इसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वर्क एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वर्क एज या फिर एक्ट एज, वर्क नहीं करता ये, एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। दुनिया में कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसको होने के लिए एक नेसेसरी फोर्स होता है, और इसी फोर्स को क्या बोलते हैं अपन, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी सर्कुलर मोशन दुनिया का पॉसिबल नहीं है। और यहां पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है। तो ये था रदरफोर्ड का प्लैनेटरी मॉडल। सन के चारों ओर कौन चक्कर निकालता है, अर्थ चक्कर निकालती, बाकी के दूसरे प्लैनेट्स भी चक्कर निकालते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है ना, ग्रेविटेशन फोर्स। सन जो है अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स से। फिर भी जो अर्थ है वो सन की तरफ क्यों नहीं जा पा रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है, और इसलिए ये सर्कुलर मोशन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है ना। तो इस तरह से प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम रदरफोर्ड ने दिया। लेकिन ये जो मॉडल दिया तो इस मॉडल के लिए रदरफोर्ड की बहुत वाहवाही हुई। रदरफोर्ड ने बहुत अच्छा एक मॉडल दिया एटम का, और इसके लिए रदरफोर्ड और उसके जो कलीग्स थे उनको जॉइंटली नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज क्या होता है, विज्ञान के क्षेत्र में जो सबसे सम्मानजनक अवार्ड होता है। अगर कोई साइंस में कोई ब्रेक थ्रू रिसर्च करता है, कोई नया इन्वेंशन करता है, कुछ अलग ही निकाल के लेके आता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज दिया जाता है। कोई एक सिंगल व्यक्ति अगर नोबेल प्राइज जीतता है तो उसकी विनिंग राशि है 13 करोड़ रुपए, है ना, प्लस इज्जत दुनिया भर की, है ना। नाम देखो, आइंस्टाइन और ये न्यूटन कब के मर चुके हैं, आज भी अपन याद करते हैं ना,
याद नहीं करते तो आपको मार पीट के याद करवाया जाता है ना। क्या बड़ा काम किया उन्होंने, तभी तो आपको मार पीट के भी याद करवाते हैं, टॉर्चर करके भी याद करवाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखा के याद करवाते हैं, नहीं, क्योंकि बड़ा काम किया उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट काम किया इस नेचर का। नहीं, आपको एकदम ऐसे शाहरुख सलमान के नाम तो याद नहीं करवाते। हाँ ठीक है, वो आपके पर्सनल लेवल तक ठीक है, आपने एंटरटेनमेंट एंजॉय कर लिया उनको देख के, लेकिन उससे मानवता को क्या लाभ हुआ लॉन्ग लंबे समय के लिए। लेकिन इन्होंने जो डिस्कवरीज की, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं जो डिस्कवरी करते हैं, वो डिस्कवरी पूरी ह्यूमैनिटी को चेंज कर देती है ना। आज हम जो भी चीजें देख पा रहे हैं वो साइंटिस्ट लोगों के रिसर्च की वजह से देख पा रहे हैं, उन्होंने जो डिस्कवरीज की, उन्होंने जो खोज की, उसी वजह से आज हम अपने आसपास सब चीजें देख पाते हैं। तो रदरफोर्ड ने, एक अल्फ्रेड नोबेल नाम का एक व्यक्ति था, उसी ने नोबेल प्राइज की शुरुआत की थी, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन था और बिजनेस में नई नई टेक्नोलॉजी की उसे आवश्यकता रहती थी। तो उसने इंस्पायर होके अपनी बहुत बड़ी वेल्थ को इस अवार्ड के लिए, इस प्राइज के लिए कंजर्व किया, प्रोटेक्ट किया, और उसने बोला कि कोई भी दुनिया में कोई अच्छा डिस्कवरी करता है, कोई खोज करता है, तो उसको नोबेल प्राइज दिया जाए। पहले स्टार्टिंग में प्राइस कम था, लेकिन धीरे 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 बढ़ता गया, है ना। तो नोबेल प्राइज किसको मिला? रदरफोर्ड को मिला, और उसके जो दो चेले थे उनको भी मिला, है ना। लेबोरेटरी में उसके साथ ये काम करते थे, उसको पूरा सेटअप के साथ हेल्प करते थे। उन्होंने कई 2-4 सालों तक, 5 सालों तक इसी पे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करते रहे, गोल्ड शीट पे काउंटिंग करते रहे, प्लॉट बनाते रहे, बहुत कुछ किया उन्होंने, और फिर जाके ये कंक्लूसिव मॉडल दिया एटम का। इसमें 80 से 90% जो डाउट्स थे, एटम कैसा होता होगा, एटम की स्ट्रक्चर कैसी है, वो लगभग क्लियर हो चुकी थी। लेकिन फिर भी इस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ सीमाएं थी, कुछ बातें अभी भी जो थी वो रदरफोर्ड का मॉडल बता नहीं पा रहा था। ऐसी कौन सी बातें थी, ऐसी क्या बात थी जो रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था? वो है, उसमें अपन पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। लिमिटेशंस, जैसे बोहर के मॉडल की हमने लिमिटेशंस पढ़ी, रदरफोर्ड के मॉडल की भी लिमिटेशंस देखते हैं। तो रदरफोर्ड के मॉडल की लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहली जो लिमिटेशन है रदरफोर्ड के मॉडल की, वो ये थी कि ये जो मॉडल है, ये था तो भैया बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मॉडल था, कोई डाउट नहीं है इस बात में, लेकिन इस मॉडल में कुछ कमियां थी। क्या क्या कमियां थी? इसने देखो, गोल्ड शीट एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन थे उन सबको तो पूरा कर लिया। जो गोल्ड शीट एक्सपेरिमेंट था उसके सभी ऑब्जर्वेशन को ही एक्सप्लेन कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। उससे पहले कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन को पूरा कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था, है ना। वो सारी बातें ये भी प्रूव कर रहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर निकालते हैं, न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही छोटे से बाउंडेड रीजन में रहता है। तो इससे ये बात हमें समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल आसानी से जल्दी हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन आसानी से बाहर नहीं आएगा। कैथोड ट्यूब का यही तो था कंक्लूजन। फिर ये गोल्ड शीट एक्सपेरिमेंट की जो सारी बातें थी उनको भी फुलफिल कर रहा था। फिर भी कुछ बातें जो है ये फॉलो नहीं कर पा रहा था। वो कौन कौन सी बातें? देखो, पहली बात, पहला जो लिमिटेशन है वो ये है कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है, ये केवल रदरफोर्ड के गोल्ड शीट को, एक्सपेरिमेंट को, ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन एटम्स के बीच में बॉन्ड कैसे बनते हैं उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो पहला लिमिटेशन क्या है? इट डू नॉट एक्सप्लेन बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स, इट डू नॉट एक्सप्लेन बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स। ठीक है भाई, न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, वो लगा रहे हैं, अच्छी बातें हैं, पर दो एटम बॉन्ड कैसे बनाते हैं भाई साहब? दो एटम आपस में चिपक के कैसे रह जाते हैं? उसके पीछे क्या मोटिवेशन है, उसके पीछे की थ्योरी क्या है? ये बात रदरफोर्ड बता नहीं पा रहा था। तो ये पहला लिमिटेशन था रदरफोर्ड के मॉडल का। और देखो लिमिटेशंस क्या था। दूसरा लिमिटेशन क्या था?
अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या होता है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? वो इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे आएगा। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं करता, होता क्या है अभी आएगा, है ना। इट डू नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इट डू नॉट एक्सप्लेन किसको? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाम की एक बला थी, उस बला को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ये टाल नहीं पा रहा था उस बला को। इट डू नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये दूसरा लिमिटेशन था रदरफोर्ड के मॉडल का। तीसरा लिमिटेशन, तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग लिमिटेशन है। तीसरा लिमिटेशन क्या है? देखो यहां पर जो एटम है, एटम के अंदर मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, अच्छी बात है। उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्या निकाल रहा है? चक्कर निकाल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है ये तो, और भी अच्छी बात है ना। इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया जो चक्कर निकाल रहा है, ठीक है, चक्कर निकाल रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है उस पे चार्ज है नेगेटिव, और प्रोटॉन जो है यहाँ पे सेंटर पे, उन पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है भाई, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दोनों बराबर हो रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर नहीं आ रहा, ये चीज है ना। जैसे अर्थ जो है सन के अंदर धसती नहीं है, तो उसका कुछ कारण है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के अंदर नहीं धसेगा। पर यहाँ पे मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या बोला कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, ये देखो अभी आप याद रखना, ये जब आप 11th-12th की जब पूरी फिजिक्स समझ लेते हो तब थोड़ा आपको इसके बारे में और अच्छा आइडिया लग जाएगा, जब ईएम वेव वगैरह चैप्टर पढ़ लेते हो। अभी आपको एक बात ध्यान में रखनी है जो मैक्सवेल ने बोली। मैक्सवेल ने ये बात बोली कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन मोशन करता है, एक्सेलरेट होता है, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिशन करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या करता है? वो इमिशन करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या करता है? इमिशन करता है, यानी कि अपने से ही क्या निकालने लगेगा? कुछ रेडिएशंस निकालने लगेगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हो सकती है? एक्सरे हो सकती है, अल्ट्रावायलेट हो सकती है ना, गामा रेज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज उनका क्या करता है? इमिशन करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन करता है। अब इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही है, तो इसकी जो वेलोसिटी है, जिस स्पीड से ये चल रहा था, वो स्पीड क्या होगी? इसकी डिक्रीज होगी ना। वो स्पीड क्या होने लगेगी? इसकी डिक्रीज होने लगेगी, स्पीड डिक्रीज होगी। देखो पहले स्पीड बहुत ज्यादा है, जैसे अपन कोई किसी गाड़ी को किसी मोड़ पे घुमाते हैं तो अपन को एक बाहर की तरफ फोर्स मिलता है ना, और गाड़ी जितनी ज्यादा तेज होती है बाहर की तरफ धक्का उतना ही ज्यादा लगता है। लेकिन गाड़ी धीरे होगी तो बाहर की तरफ मिलने वाले धक्के का जो एक्सटेंट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। उसका जो स्ट्रांगनेस है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब गाड़ी को अपन किसी मोड़ पे घुमाते हैं तो गाड़ी की स्पीड जितनी ज्यादा तेज होती है बाहर उतना ही ज्यादा धक्का लगता है। अगर स्पीड कम हो जाए तो बाहर की ओर मिलने वाला धक्का भी क्या हो जाएगा? कम। अभी देखो अंदर की ओर मिलने वाला धक्का और बाहर की ओर मिलने वाला धक्का क्या है? बराबर है, तब ये क्या हो रहा है? चुपचाप चक्कर निकाल रहा है। लेकिन बाहर की ओर मिलने वाला धक्का कम हो जाए, क्यों कम होगा? क्योंकि इसमें से क्या निकल रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही है। अपने अंदर से ये एनर्जी को निकाल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम। अगर वेलोसिटी कम होगी तो बाहर की ओर निकलने वाला धक्का क्या होगा? कम। बाहर की ओर निकलने वाला धक्का कम होगा, अंदर की ओर तो अंदर की ओर जो अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा है वो तो उतना ही है, बाहर की ओर लगने वाला जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? धीरे धीरे न्यूक्लियस की ओर आगे बढ़ने लगेगा। तो न्यूक्लियस की ओर आगे बढ़ने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक समय पे इलेक्ट्रॉन की रेडियस कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और ये इस तरह से कंटिन्यूअसली इसका रेडियस कम होता जाएगा, होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा। समझ आएगा ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? डिग्रेड हो रही है। कंटिन्यूअसली एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन धीरे 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 न्यूक्लियस की ओर शिफ्ट होते हुए न्यूक्लियस के अंदर ही टक्कर खा के उसी का ही पार्ट बन जाएगा, उसी में ही समा जाएगा, है ना।
तो इस हिसाब से तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए, है ना। एटम्स तो बनने नहीं चाहिए। एटम्स तो कब बनेगा, जब न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली चक्कर लगाता रहेगा, बिना थके, बिना रुके, बिना विश्राम किए, तभी तो एटम के एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन खुद चक्कर लगाता लगाना न्यूक्लियस में समा जाए तो फिर एटम एग्जिस्ट करने की कोई बात ही नहीं हो पाएगी। समझ आई बात। तो यहां पर ये तीसरा जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या बोला गया, तीसरा ऑब्जर्वेशन था कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, एक मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे, बढ़िया साइंटिस्ट थे, खतरनाक, एकदम ताबड़तोड़। इनकी जो इक्वेशंस हैं वो देखने लायक होती है, मैक्सवेल्स इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल ने क्या बोला, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स emits electromagnetic waves। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एमिशन करते हैं, ड्यू टू विच काइनेटिक एनर्जी of electron will gradually decrease। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ग्रेजुअली डिक्रीज होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी। और ग्रेजुअली डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, धीरे धीरे न्यूक्लियस की ओर शिफ्ट होगा। इन दिस वे इलेक्ट्रॉन विल move towards nucleus slowly। Electron will move towards nucleus slowly या न्यूक्लियस ग्रेजुअली ये न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा। एंड फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली will merge into it, और फाइनली ये इसी के अंदर क्या हो जाएगा, समा जाएगा, इसी का ही पार्ट बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तो क्या नहीं होना चाहिए, एटम एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो ये तीसरा जो लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन को रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से रदरफोर्ड की थ्योरी को इंप्रूव करते हुए जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है उन्होंने कौन सा मॉडल दिया, नील्स बोर का मॉडल आया। नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। ठीक है, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड की मॉडल की लिमिटेशंस हैं। अब रदरफोर्ड के मॉडल की लिमिटेशंस तो ये हो गई, रदरफोर्ड ने लेकिन यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज दी, इस मॉडल से कुछ हमें टर्म्स सीखने को मिली। वो टर्म्स भी अपन समझ लेते हैं, कुछ एटम से एसोसिएटेड टर्म्स हैं। ये टर्म्स क्या क्या है उसको अपन समझते हैं। देखो एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। भाई एटम का मॉडल क्या है, ये एटम है हमारा, इस एटम के सेंटर में है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और यहाँ पे पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनको कंबाइनली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनको कंबाइनली क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है ना। देखो किसी भी एटम का जो सिंबल है, या फिर सिंबल ऑफ एटम अगर देखें, सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है वो क्या आता है, मान लो एलिमेंट है कोई ए के नीचे तो लिखते हैं जेड और ए के ऊपर लिखते हैं ए ना लेके मैं इसको एक्स ले लेता हूं। मान लो कोई एक्स एलिमेंट है तो उस एक्स एलिमेंट का सिंबल देखो कुछ इस तरह से होता है ना। जैसे हमारा टी शर्ट पे लोगो है ना, लोगो में जैसे आर एन लिखा है, आर एन के ऊपर तो
86 है एक जगह और एक जगह पे 222 लिखा हुआ है ना, ये रामानुजन का लोग है Rn। ये पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है। कौन सा? रेडॉन। तो रेडॉन का जो जेड है वो तो है 86, और 222 क्या है, ये उसका मास नंबर है ना। ये तो हो गया उसका सिंबल किसी भी एलिमेंट का, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से। तो कोई भी जो एटम होता है उसका ये तो हो गया सिंबल, उसका आइकन। जैसे कार्बन का सिंबल क्या होता है? C, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H, ऑक्सीजन का क्या होता है? O, नाइट्रोजन का N। इसको तो बोलते हैं उसका एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं उसको? एटॉमिक नंबर। और ऊपर ये जो टर्म होती है इसको क्या बोलते हैं? मास नंबर। नीचे जो जेड होता है उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ऊपर जो ए होता है उसको क्या बोलते हैं? मास नंबर। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब क्या होते हैं उनको ध्यान से समझते हैं। जो एटॉमिक नंबर होता है, क्या? एटॉमिक नंबर जेड, ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या इंडिकेट करता है? प्रोटोनों की संख्या। एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू क्या हो जाता है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे कार्बन में, कार्बन का सिंबल जो है 6C12, तो ये जो है उसका क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दूसरा, मास नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? मास नंबर, मास नंबर ए। ये देखो क्या होता है मास नंबर? मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या है, उनका जो सम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन is equal to mass number, is equal to mass number। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का सम है वो क्या होता है? मास नंबर के बराबर होता है। समझ में आई बात? जैसे कार्बन में 6C12 है, वो 12 क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों का सम है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कार्बन है, कार्बन का सिंबल दे रखा है 6C12। क्या है? 6C12। आपसे पूछ लिया जाए, अब इससे देखो अपन को क्या क्या जानकारी मिलती है। इसका एटॉमिक नंबर कितना मिल रहा है? कार्बन का मास नंबर कितना है? 12। अगर अपन को पूछे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? जो एटॉमिक नंबर है उतना ही क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6। अगर पूछे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे? मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को घटा सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलकर क्या बना देते हैं? मास नंबर। तो मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो A माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो कितना आ जाएगा? 12 में से 6 गया, कितना बच गए? 6। तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना। कोई अगर आपको सिंबल दे दिया जाए, उसमें से आपको क्या निकालना हो? उसका एटॉमिक नंबर निकालना हो, उसका मास नंबर निकालना हो, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, ये सारी चीजें आ सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम की बात करूं, सोडियम कितना? 11Na23। ये सोडियम का सिंबल है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11Na23। तो सोडियम में बताओ कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और क्या क्या है सोडियम में? एटॉमिक नंबर कितना? 11 हो गया, और मास नंबर कितना हो गया? 23। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 23 में से क्या घटा देंगे? 11, तो कितने आए? 12।
यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं सोडियम में? 12 है। समझ में आई बात? तो ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ये सारे आ गए। हमारी जो इंस्टीट्यूट का लोगो है ये RN 86222, इसके अंदर भी देख लेते हैं। नोट कर लिए? ठीक है, देखो हमारा लोगो क्या है, लोगो में क्या है, किस तरह से बना हुआ है ये? एक बॉक्स दे दिया मैंने आपको, बॉक्स दिया हुआ है उसमें ब्लू व्हाइट कलर है, क्या व्हाइट में RN लिखा हुआ है ना? इस तरह का लोगो है आपकी टी शर्ट पे। यहाँ पे ये हो गया RN 86222। हालांकि मैंने इसको थोड़ा सा 222 को नीचे लिखा, RN को 86 को ऊपर लिखा, पीरियोडिक टेबल में वैसे लिख सकते हैं। तो ये जैसे है, तो इसमें बताओ क्या क्या है, जानकारी मिलती है हमें। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया रेडोन का? 86। मास नंबर कितना हो गया? 222। RN मतलब रामानुजन, या फिर पीरियोडिक टेबल में क्या होगा ये? रेडॉन, है ना? तो जेड हो गया 86 और मास नंबर हो गया 222। नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे 86, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे 222 में से 86 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? सब्ट्रैक्शन करना नहीं आता? झिंटा जालर बुम्बा दूल्हा है। 176। क्या 136 ना? 136 पक्का? नहीं तो झिंटा जालर बुम्बा दूल्हा बकरे जी बो बो करोला, है तो 136 हो गया ये। तो समझ में आई ये बात? क्लियर है? सिंबल वाली चीजें छोटी सी। अब देखो कुछ टर्म्स होती है जो हमें समझनी जरूरी है। वो टर्म्स क्या क्या है एटम से एसोसिएटेड? जैसे एक टर्म आपको समझनी जरूरी है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? है? क्या होता है? आइसोटोप गोल्ड होता है? वो आइसोटोप होते हैं? आइसोटोप्स क्या होते हैं? देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। आइसोटोप की डेफिनेशन क्या है? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे जो एटम्स हैं, ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या हो सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो उनका डिफरेंट हो, वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोप। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन में देखो 6C12 पाया जाता है ना, कार्बन का 6C12 पाया जाता है, तो कार्बन का ही 6C13 भी पाया जाता है। ये दोनों क्या है एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर क्या है सेम लेकिन मास नंबर देखो क्या है डिफरेंट है ना, 12-13 है। एक का 12 है दूसरे का 13 है। हाइड्रोजन के देखो आइसोटोप्स पाए जाते हैं 3, 1H1, 1H2, 1H3। इनके नाम बताए किसी को? ये तो है प्रोटियम। हाइड्रोजन सिंपल जो है वो क्या है? प्रोटियम। ये होता है ड्यूटीरियम और ये होता है ट्राइट्रियम। ये 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, टाइटेरियम।
ट्राइट्रियम। तो इसमें तो देखो क्या है, एक प्रोटॉन है। अच्छा, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या भी बता दो। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ये बता दो। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 1 है। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं प्रोटियम वाले में? 0। क्यों? क्योंकि मास नंबर 1 है ना, तो 1 में से 1 गया 0। कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन के सिंपल वाले वर्जन में, है ना। लेकिन जो प्रो वर्जन है ड्यूटेरियम, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कितने हैं? 1 ही है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 में से 1 गया 1। और ट्राइट्रियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 3 में से 1 गया 2। समझ में आई बात? ये है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। आइसोटोप्स कौन होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं लेकिन मास नंबर अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऐसे एटम्स क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है। और देखो कुछ टर्म्स, डेफिनेशंस। आइसो बार, नेक्स्ट टर्म क्या है? आइसो बार। चोको बार खाओगे? है? अभी ले आना, मुझे को भी खिला देना, आप भी खा लेना, इसमें भी कोई पूछने वाली बात। आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनका मास नंबर सेम हो लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, है ना। जैसे आर्गन, कैल्शियम एंड पोटेशियम, इनके देखो एटॉमिक नंबर तो कितने होते हैं? 18, 19, 20 होते हैं। आर्गन का, कैल्शियम का और पोटेशियम का, तीनों का एटॉमिक नंबर तो क्या? 18, 19, 20, 18, 19, 20। बट इनका जो मास नंबर होता है वो कितना होता है? 40, 40, 40, है ना। ठीक है, 40, 40, 40 इनका मास नंबर। तो मास नंबर सेम हो, आइसोबार कौन होते हैं? हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हैविंग सेम मास नंबर but different atomic number, different atomic number। समझ आई बात? ये हो गए आइसोबार्स। और देखो कोई टर्म, जैसे एक क्या होते हैं? आइसोटोन्स। क्या होते हैं? आइसोटोन्स। आइसोटोन से क्या मतलब है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आइसोटोन, टोन, टोन। आइसोटोन क्यों होंगे? हम्म। आइसोटोन देखो कौन होते हैं? आइसोटोन होते हैं ऐसे एटम्स जिनमें नंबर ऑफ, देखो प्रोटॉन बराबर कर दिए तब तो क्या हो गया? आइसोटोप्स। मास नंबर बराबर कर दिया तो क्या हो गया? आइसो बार्स। अब कौन बच गया? न्यूट्रॉन बच गया ना। तो ऐसे एटम्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर हो वो क्या कहलाएंगे? आइसोटोन्स। हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे एटम्स जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोन्स कहलाते हैं। आइसोटोन का एग्जांपल दें क्या? एग्जांपल के तौर पे 6C14 ले लो एक तो, 7N15 ले लो। देखो इसमें 6C14 वाला कार्बन का 6C12 भी होता है, 6C13 भी होता है, 6C14 भी होता है। तो 6C14 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? इसमें कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 14 में से 6 गया 8 है ना।
और इसमें कितने देखो 7n15 वाले नाइट्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 8 है, तो ये दोनों क्या है आइसोटोन है, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। और अगर ऑक्सीजन का देखें 8O16, ऑक्सीजन का तो यही होता है 8O16, तो इसमें भी बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 18 16 में से 8 गए 8, तो क्या तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं है, तो ये तीनों क्या है आइसोटोन्स है या नहीं है, तीनों है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े बनते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फॉर्म आइसोटोन्स आइसोबार्स आइसोटोप्स एटसेट्रा, तो आपको पता होना चाहिए। हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मैंने कहा गलती की है NP लिख दिया, वहां पे क्या लिखना चाहिए N लिखना चाहिए ना। N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, समझ गए। तो ये होते हैं आइसोटोन। अब किसकी बारी है बराबर होने की, प्रोटॉन बराबर कर दिए, मास बराबर कर दिया, न्यूट्रॉन बराबर कर दिए, अब किसकी बारी है इलेक्ट्रॉनों के बराबर होने की ना। अब इलेक्ट्रॉन ही बचे एटम के अंदर, और क्या बचा, तो उनको क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या तो बोलते हैं उनको। ठीक है, तो ये नोट करो, कर लिया। नेक्स्ट टर्म आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होंगे जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक having same number of electrons, having same number of electrons, ऐसे एटम्स या आयंस जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंपली 10 होते हैं, 10 नंबर पे आता है 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन में। सोडियम में कितने होते हैं 11, लेकिन एक निकाल दे तो कितने हो जाएंगे 10 सोडियम। फिर मैग्नीशियम में कितने होते हैं 12, दो निकाल दो तो कितने हो जाएंगे 10। क्या तीनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दें तो कितने हो जाएंगे 10। इन चारों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है सेम है 10। तो ये सारे क्या है चारों के चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, समझ आई बात। तो ये होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये बात है। ओके, तो ये रदरफोर्ड का मॉडल, उसकी लिमिटेशंस, और इसके बाद में हम शुरू करेंगे नील्स बोहर का मॉडल, नील्स बोहर के मॉडल को समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।